हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय रिएक्शन चैनल। आज का हमारा वीडियो है आज रान्युआक का। चलिए देखते। दोस्तों, जैसे सावन के अंधे को हर जगह हरा ही नजर आता है, उसी तरह मजहब के अंधे पाकिस्तान को हर जगह कट्टरता ही नजर आती है। श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद शमी की शानदार बॉलिंग की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। वो सिर्फ 14 मैचों में 45 विकेट लेकर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर बन गया। मगर कुछ निकम्मे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने इस मैच में भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया है, और वो एक ऐसी चीज को मुद्दा बना रहे हैं जिसके बारे में बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। हुआ ये कि लंका के खिलाफ अपना 5वां विकेट लेने के बाद, एग्जॉस्ट होने के बाद, मोहम्मद शमी ने कुछ देर के लिए अपने कंधे नीचे झुका लिए। मुंबई में इतनी गर्मी थी, उनका यूं थकना समझ में भी आता था। इसमें भी कुछ अजीब था नहीं, वैसे तो किसी को नहीं लगा, मगर सोशल मीडिया पर बैठे कुछ चिंदी चोर पाकिस्तानियों ने इसमें भी मजहब का एंगल निकाल लिया। इन अकल के दुश्मनों ने इल्जाम लगाया कि देखो देखो, मोहम्मद शमी तो 5 विकेट लेने के बाद सजदे में अपना सिर नीचे झुकाना चाह रहे थे, मगर आज हिंदुस्तान में हिंदुओं का ऐसा खौफ है कि शमी की मैदान में सजदा करने की हिम्मत नहीं। किसी ने इसके लिए हिंदुओं को गाली दी, तो किसी ने मोदी को भला बुरा कहा, और बहुत सारे लोगों ने यहां तक कहा कि जिन्ना को पता था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ यही सब होने वाला है, इसीलिए उन्होंने 47 में ही मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया था। क्या करूं इसका? सच बताऊं भाई, जब मैंने ये ट्वीट्स पढ़े ना, तो दिल किया कि चप्पल उतार कर अपनी मोबाइल स्क्रीन को ही पीटना शुरू कर दूं। मतलब मैंने जहालत, कम अकली और पागलपन के बड़े नमूने देखे, मगर शमी के झुके कंधों को सजदे से जोड़कर इन लोगों ने जो इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल घुसाया, सच में दिल किया कि भारत से दिवाली वाला रॉकेट छोड़कर इन लोगों के पिछवाड़े में आग लगा दे। मतलब आपको हिंदू मुसलमान करके भारत को नीचा भी दिखाना है तो दिखाओ, हम आपकी मजबूरी समझते हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के लोग ये प्रूव नहीं कर देंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तब तक उन्हें इस बात की तसल्ली कैसे होगी कि वो पाकिस्तान नाम के नर्क में क्यों रह रहे हैं। इसलिए इन लोगों की मजबूरी होती है कि ऐसी बातें करके खुद को तसल्ली देना कि हाँ, हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि शमी ने सजदा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि हिंदू नाराज हो जाएंगे या भारत में इसका विरोध होगा, मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है मोहम्मद शमी का बैकग्राउंड क्या है? मोहम्मद शमी यूपी के अमरोहा के लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। उनमें टैलेंट था, इस टैलेंट के दम पर पहले वो बंगाल से खेले, फिर भारत के लिए खेले, आईपीएल खेले और उसके बाद करोड़ों रुपए कमाए। इतना ही नहीं, 2018 में उनकी बीवी ने उन पर मारपीट का इल्जाम लगाया। ये भी इल्जाम लगाया कि वो तो मैच फिक्सिंग करता है। अब मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि अरे चमन चंपुओं, पहले ये बताओ, अगर भारत जैसे देश में मुसलमान इतने ही सताए जाते तो एक लोअर मिडिल क्लास से एक ताल्लुक रखने वाला एक लड़का मोहम्मद शमी भारतीय टीम में कैसे आ गया? बेशक शमी में टैलेंट था, मगर भारत के सिस्टम ने भी तो उसके साथ कभी भेदभाव नहीं किया। अगर मुसलमान होने के दम पर भेदभाव होता तो कैसे एक ऑटो चलाने वाले का लड़का मोहम्मद सिराज टीम में आ जाता, और न सिर्फ टीम में आता बल्कि बुमराह और शमी के साथ टीम का टॉप बॉलर बन गया है। बताओ क्या जवाब है इसका? अगर भारत में एक ऑटो ड्राइवर का लड़का मोहम्मद सिराज अपने टैलेंट के दम पर टीम इंडिया में खेलकर नाम कमा सकता है, देश का नाम रोशन कर सकता है, इतना पैसा कमा सकता है जितना पूरी पाकिस्तान की टीम मिलकर नहीं कमाती, तो ये हुआ कैसे? मजहब से भी पहले किसी भी मुल्क में इंसान के साथ सबसे बड़ा भेदभाव गरीबी के दम पे होता है, मगर किसी देश में माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला गरीब आदमी भी बड़ी से बड़ी ऊंचाई छू ले, तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उस मुल्क में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, जैसा कि भारत में है। शमी पर बेहुदा इल्जाम लगाने वालों से मैं और भी बहुत सारे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं बॉलीवुड के तीनों खानों से लेकर के देश के राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम तक भी अपनी राय देना चाहता हूं, मगर इससे पहले कि मैं इस मुद्दे पर अपना ओपिनियन दूं, मैं आपको बता देता हूं कि आप भी ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं प्रोबो ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या लगता है? सिंपल सा एक सवाल वहां पर पूछा गया है, क्या इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतेगी? मैंने तो अपना जवाब दिया है, हाँ में ही दिया है। मैं चाहता हूं भारत जीतना भी चाहिए, क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट किया है अलग अलग कैटेगरीज में। आप भी यस या नो में प्रोबो ऐप पर अपनी ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीतो और उसे बड़े आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। बस ऐप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से करो। वीडियो में आगे बढ़ते तो मैं बात कर रहा था कि अगर किसी मुल्क में माइनॉरिटी का गरीब से गरीब आदमी भी एक्टर से लेकर खिलाड़ी और देश का राष्ट्रपति बन पा रहा है, तो उस देश में सेक्युलरिज्म का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? शमी के मुद्दे की अगर मैं बात करूं, तो अगर भारत में वाकई खिलाड़ियों को टीम में लेने से पहले उनका रिलीजन देखते या उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार होते, तो जिस दिन शमी की बीवी ने उन पर इतने घिनौने इल्जाम लगाए, उसी दिन बीसीसीआई को एक बहाना मिल जाना चाहिए था उन्हें टीम से निकालने का। जैसे दानिश कनेरिया के मामले में पाकिस्तान में पीसीबी को मिल गया था बहाना। जिस झूठे मैच फिक्सिंग के मामले में कनेरिया को फंसाया गया, उसमें उस टाइम के सभी खिलाड़ियों को पीसीबी ने क्लियर कर दिया था, दानिश कनेरिया को नहीं किया। वो दानिश कनेरिया जो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाला स्पिन बॉलर है, तुमसे तो अपना एक माइनॉरिटी का बॉलर नहीं संभाला गया, तुम उसे इज्जत नहीं दे पाए, उस बेचारे को झूठे मामले में फंसाकर जलील करने लगे, और तुम सवाल खड़े करते हो हम पर।
उस भारत पर जिसने बेहद गरीब घर से आए मोहम्मद सिराज जैसों को अपने सिर पर बिठाया और सिर पर बिठाकर कोई एहसान नहीं किया। वो इसी लायक थे, वो डिजर्व करते हैं। मगर सिराज और शमी लायक थे तो हमने उनके टैलेंट से पहले कभी उनका रिलीजन नहीं देखा। तुमसे ना हो पाएगा। हम ये जानते हैं कि तुम लोगों की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जैसे तैसे ये साबित कर दो कि हिंदुस्तान में कामयाब मुसलमानों पर भी जुल्म हो रहे हैं। मगर ये जो प्रोपेगेंडा है ना, तुम्हारा ये कामयाब होने नहीं देंगे और वो हो भी नहीं रहा है। याद होगा आपको 2021 के एशिया कप के मैच में जब भारत पाकिस्तान से हारा था, उस वक्त भी पाकिस्तान से बहुत सारे फेक अकाउंट्स ने शमी को टारगेट करके ट्वीट्स किए थे। दरअसल उन अकाउंट्स ने इस तरह के ट्वीट्स किए जिससे लोगों को ये लगे कि भारत के लोग शमी को भला बुरा कह रहे हैं। उन ट्वीट्स में शमी को आईएसआई एजेंट्स तक बताया गया, उन्हें भला बुरा कहा गया। हैरानी तो ये है कि बिना उन ट्वीट्स को वेरीफाई किए, उसकी हकीकत जाने, हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने इस पर देश के माहौल की बुराई करके विदेशी अखबारों में बड़े बड़े कॉलम्स भी लिख दिए। मगर बाद में पता है क्या हुआ? जांच की गई तो पता चला कि शमी को पाकिस्तानी एजेंट बताने वाले ये सारे अकाउंट्स पाकिस्तान के ही थे, जो या तो पैरोडी के नाम से चल रहे थे या नाम बदलकर। उन लोगों ने इस तरह के ट्वीट इसलिए किए ताकि हिंदुस्तान में बस इस तरह का माहौल बनाया जा सके कि देखो टीम मैच हार गई तो वहां के हिंदू एक मुस्लिम खिलाड़ी को गाली दे। मतलब इससे घिनौनी और ऊंची हरकत दुनिया में और कोई हो सकती है? मगर इन लोग यही फितरत है। इनके अपने मुल्क में जो वहां की माइनॉरिटीज के साथ होता है वो उनको ना कभी दिखाई देता है, ना ये उस पर कभी चर्चा करते हैं, ना उनके टीवी चैनल्स उससे जुड़ी कोई खबरें दिखाते हैं। और हिंदुस्तान में जो हो भी नहीं रहा है उसे घर बैठे पैदा करने की कोशिश करते हैं। मतलब तुम लोग दिन रात इरफान पठान के पीछे पड़े रहते हो। राशिद खान के साथ उन्होंने डांस किया तो तुम्हें तकलीफ होती है, वो किसी ट्वीट में तुम्हारी मौज लेते हैं तो तुम चिढ़ जाते हो। और हर बार तुम लोग यही कहते हो कि इरफान अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं। कहते हो कि नहीं कहते? मगर जब इन्हीं इरफान पठान ने गजा में मारे जा रहे बच्चों पर ट्वीट किया तब भी तुम उनके पीछे पड़ गए। ये बोलने लगे कि आप क्यों कर रहे हो, पहले क्यों नहीं किया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा मुसलमानों को खुश करने के लिए किया। आप गन चेक करो, चाहते क्या हो? बंदा पाकिस्तान की मौज ले तो तुम्हें लगता है हिंदुओं को खुश कर रहा है, गजा पर अफसोस जताए तो तुम्हें लगता है मुसलमानों को इंप्रेस कर रहा है। अब एक ही बंदा एक टाइम में दो काम कैसे कर सकता है? तुम्हें बात समझ में नहीं आती है? ये हिंदुस्तान है भैया, यहाँ पर किसी को कुछ भी बोलने और कहने का और करने का हक है। जब इरफान राशिद के साथ डांस करते हैं या पाकिस्तान की मौज लेते हैं तो ये सब अपनी मर्जी से करते हैं, और जब वो गजा पर अफसोस जताते हैं तो वो भी अपनी मर्जी से करते हैं। अगर उन्हें सच में कट्टर हिंदुओं की नजर में नंबर बनाने होते जैसा कि तुम इल्जाम लगाते हो तो वही आदमी फिर गजा पर अफसोस में ट्वीट क्यों करता? कुछ तो अकल लगाओ। मगर तुम्हारी अकल तो घास चरने गई है। अब तुम भूखे मर रहे हो तो क्या हुआ? अकल तो कुछ ना कुछ चरेगी ना, है कि नहीं? बात तो सही है। अच्छा एक और बात सुनो, ये समझ गया ना तो सब समझ में आ जाएगी। तुम लोग इस बात पर बड़ा खुश होते हो कि इंडिया के तीनों सुपरस्टार खान हैं। तुम्हें उनके मुसलमान होने पर भी बड़ी खुशी होती है। तुम इस बात पर भी बड़ा इतराते हो कि देखो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर 3 खान राज कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या एक पल के लिए भी कभी तुमने सोचा कि जिस भारत को तुम मुसलमानों का दुश्मन मानते हो उसी भारत में 3 खान इतने बड़े स्टार कैसे बन गए? बेशक तीनों टैलेंटेड है मगर उन तीनों को मौका भी तो इसी सिस्टम ने, इसी इंडस्ट्री ने दिया जहां ज्यादातर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हिंदू थे। जिन करोड़ों लोगों ने थिएटर जाकर उनकी फिल्में देखी और उनको सुपरस्टार बनाया वो करोड़ लोग भी तो हिंदू थे। अगर हिंदुस्तान सच में तुम्हारे हिसाब से मुसलमानों का दुश्मन होता तो क्या उसी हिंदुस्तान का सिस्टम इन तीनों को एक्टिंग के मौके देता? क्या उसी हिंदुस्तान की करोड़ों की हिंदू आवाम इन लोगों की फिल्में देखने जाती? अगर हम भी तुम्हारी तरह कलाकार की कला से पहले और खिलाड़ी के खेल से पहले उनका मजहब देखते तो फिल्म देखने से पहले ये जरूर सोचते कि भैया क्यों गैर मजहब के आदमी की फिल्म देखकर उसे स्टार बनाऊं, है कि नहीं? लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते। इस देश का सिस्टम ऐसा नहीं सोचता। तभी तो डॉक्टर कलाम जैसे स्ट्रीट लैंप की रोशनी में पढ़ने वाला बच्चा देश का राष्ट्रपति बन जाता है। क्या तुमने सोचा कि कैसे एक इतना गरीब मुसलमान बच्चा देश का टॉप साइंटिस्ट बन गया, देश का राष्ट्रपति बन गया, जिनकी किताबें, जिनकी बातें आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों को मोटिवेट कर रही है? क्या कभी सोचते हो तुम लोग इस बारे में? या सारी बुद्धि दूसरों के नुक्स निकालने में ही निकल जाती है? आई थिंक यही सही है, नहीं? अच्छा, कल ही मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट सुन रहा था। कहोगे तो कमेंट में जाकर उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, देख लेना आप। उस पॉडकास्ट में बात करने वाले दोनों ही लड़के बड़े ज़हीन थे। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं भी। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई। वो लड़के अपने कलाकारों के बारे में बात कर रहे थे, अपने आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान में भी हम अपने कलाकारों की कद्र तब तक नहीं करते जब तक कि उन पर भारत का, हिंदुस्तान का ठप्पा ना लग जाए। उन्होंने बताया कि कैसे राहत फतेह अली खान का करियर ही हिंदुस्तानी फिल्मों में गाना गाने के बाद रिवाइव हुआ। हिंदुस्तान की फिल्मों में गाकर ही आतिफ असलम इतना बड़ा सिंगर बना। पाकिस्तानी कॉमेडियन शकील सिद्दीकी भी कॉमेडी सर्कस में आया तो उसका कद ऊंचा हुआ। और आज भी फवाद खान के करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट कपूर एंड सन्स जैसी फिल्में ही। अच्छा, ये मैं नहीं, खुद पाकिस्तानी यूथ बोल रहा है और मैं पूरी तरह से इससे इत्तेफाक रखता हूँ। अब जो लोग शमी के सजदे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर वो भी ये वीडियो सुन रहे हैं तो उनसे मैं यही कहूंगा कि अपने गाल पर थोड़ा सा एक आध दो चांटे तो आपको मारने चाहिए।
भाई लोगों, तुम लोग अपने देश में तो कलाकारों का करियर बना नहीं पा रहे हो। आज से कोई फिल्म इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर पाए, ना तुम्हारी इकोनॉमी का पता, ना तुम्हारी डेमोक्रेसी का। तुम्हारे कलाकार तक यहाँ आकर मकबूल होते हैं और तुम हम पर सवाल खड़े करते हो कि हम अपने मुस्लिम प्लेयर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। शर्म करो, शर्म। मतलब 3-4 साल हुए सिराज के करियर को, मैं दावा करता हूं कि वो बंदा इन 4-5 सालों में जितना पैसा कमा चुका है, तुम्हारी पूरी क्रिकेट टीम के पास इतना पैसा हो तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। इसमें भी अगर मैं शमी का नाम जोड़ दूं तो दोनों को मिलाकर इतना पैसा हो जाएगा कि पूरे पाकिस्तान को गिरवी रखना पड़ जाएगा। और तुम हमें सेक्युलरिज्म का ज्ञान पेल रहे हो। शर्म आती है? या एक आध रोटी के चक्कर में वो भी बेचाए। खुद तुम्हारे चितरे हो चुके हैं और तुम दूसरों के फटे में टांग अड़ाने बाज नहीं आते। जितना साफ साफ मैंने आज समझा दिया है और कोई नहीं समझाएगा। अब भी सुधरना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो तो सीख जाओ, वरना बाकी जिंदगी भी उसी हालत में गुजरेगी जिसमें अब तक गुजरी है। हमें गर्व है अपने खिलाड़ियों पर दोस्तों, फिर चाहे वो कोहली हो या शमी, फिर चाहे वो रोहित हो या सिराज, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनका धर्म क्या है, मजहब क्या है, उनका गोत्र क्या है। जब तक वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं तब तक वो हमारे दिल में है। कल को खेल छोड़ भी देंगे तब भी हमारे दिल में रहेंगे। अब निकलो यहाँ से और जाकर किसी लंगर में रोटियां लूटो, या फिर ऊपर सिर करके देखो, क्या पता यूएन का कोई हेलीकॉप्टर बिस्किट का पैकेट ठीक है। खैर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे दबा के शेयर करना और कमेंट करके बताना कि लगी कैसी। अच्छी लगी हो तो और भी लोगों तक जरूर पहुंचाना। अपना ओपिनियन जरूर देना। ओपिनियन देकर अगर पैसे कमाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोबो ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा और हाँ, कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे। यस या नो में ओपिनियन दो, लाखों रुपए जीतो। जाने से पहले और एक बार शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे। आज का हमारा वीडियो हो गई है खत्म। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।